हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग सेंटर पर। तो हम लोग अनसॉल्व पेपर लेके चल रहे हैं। अनसॉल्व पेपर हमारा क्लास 10th का मैथ का चल रहा है, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी वाले करवा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 21 से 30 तक। कोशिश रहती है एक वीडियो में 20 क्वेश्चन करवाने की, लेकिन हो नहीं पाता है, तो इसलिए मैंने 10 क्वेश्चन का ही टारगेट रखा है। मैं सोच रहा हूँ कि शुरू के 100 क्वेश्चन मैं 10-10 क्वेश्चन ही करके करवाऊँ, क्योंकि मैं कोशिश बोलता तो हूँ 20 क्वेश्चन करवाऊँगा, लेकिन 10 क्वेश्चन में ही टाइम ख़त्म हो जाता है। तो आज मैं 21 से 30 तक ही क्वेश्चन लाया हूँ। देखता हूँ अगर छोटी वीडियो बनती है तो फिर बढ़ा देंगे क्वेश्चन। अब वीडियो लंबी क्यों हो जा रही है, क्योंकि भले ही बहुविकल्पी क्वेश्चन है, एक वीडियो में आधे घंटे में 45 मिनट में मैं केवल 10 क्वेश्चन ही इसलिए बता रहा हूँ ताकि उस टाइप के और भी क्वेश्चन अगर हमको आगे मिलते हैं तो उसको हम आसानी से कर सकें। और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ने का बस एक ही रीज़न है कि जब हमको 2 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो हम यहाँ जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वहाँ अप्लाई करके उसको आसान बना सकें, इसलिए यहाँ पे डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि यहाँ का पढ़ा हुआ हमको 2 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन में यूज आए। इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन पे डिटेल में बात करता हूँ। कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन होगा क्लास 10th के मैथ से तो मैं उस पर डिटेल में ही बात करूँगा। अगर तुम ये सोच के आए हो मेरे चैनल पे कि मैं आधे घंटे में 40-50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन पे पकड़ बनवाऊंगा। डायरेक्ट ट्रिक नहीं करवाऊंगा कि बस ये वाला सही है, क्योंकि ऐसे तो रटाना हो गया ना। अब क्वेश्चन अलग दे दिया मैथ में तो फिर गलत कर दोगे। और ये मैथ है, ये कोई हिंदी थोड़ी है कि रट लोगे काम खत्म। ये मैथ है, इसको समझना है। तो हर एक सवाल पे, हर एक टाइप के क्वेश्चन पे पकड़ बनानी है, ताकि उस टाइप का और भी क्वेश्चन आए तो हम आसानी से कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, आप यहाँ से पढ़िए, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x + 5y बराबर a - 5, 20x + 10y - a बराबर 0 के अनगिनत हल होंगे। हमसे a का मान पूछा है जिसके लिए समीकरण निकाय दिया है 10x + 5y। 10x + 5y बराबर a - 5। 10x + 5y बराबर a - 5। एक समीकरण हमारे पास ये दिया है, और दूसरा समीकरण हमको दिया है 20x + 10y - a। 20x + 10y - a बराबर 0। अब कह रहा है कि a के किस मान के लिए इस समीकरण निकाय के अनगिनत हल होंगे। हमसे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ये जो दोनों समीकरण हैं, इन दोनों समीकरण में ये जो a आया है, a की जगह हम ऐसा क्या रख दें कि इन दोनों समीकरण के अनगिनत हल मिले, मतलब इतने ज़्यादा हल मिल जाए कि हम उसको गिन भी ना पाएँ। ठीक है, तो ऐसा होता है। ये दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण है, इसमें दो चर आए हैं x और y, ये दोनों चर हैं, तो दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण है। तो इसमें जब आप लोग बुक्स में जाके पढ़ेंगे या फिर स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अनगिनत हल के लिए एक कंडीशन होती है दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण के लिए। वो क्या कंडीशन होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, आधा लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं। तो देखो, ये जो दोनों समीकरण है ना, ये दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण है, और चर की घात एक है। यहाँ x की घात भी एक है और y की भी घात एक है। इससे क्या पता चलता है कि ये एक रेखा के समीकरण है। याद रख लो, अगर दो चर राशि वाला समीकरण है, उसमें x और y दोनों की घात एक है, तो वो रेखा को प्रदर्शित करेगा। अब ये रेखा के समीकरण है। अब ये दोनों रेखाओं का जब हम ग्राफ खींचते हैं, अगर ये एक बार एक दूसरे को काटती हैं, इन दोनों समीकरण से जो रेखा बनेगी, अगर वो रेखाएं एक बार एक दूसरे को काटेंगी तो एक हल मिलेगा, दो बार काटेंगी दो हल मिलेगा, तीन बार काटेंगी तीन हल मिलेगा, बार बार काटेंगी तो बार बार हल मिलेगा। तो बार बार काटने का मतलब लगातार अनगिनत बार काटती रहें तो हमको अनगिनत हल मिलेगा।
अनगिनत हल मिलने का रीजन है, अनगिनत हल मिलने का जो कंडीशन है जो यहाँ पे हमको यूज करना है उसको हम बोलते हैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये अनगिनत हल के लिए है जो हमको क्वेश्चन में बोला है, अनगिनत हल के लिए। अनगिनत हल के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, या फिर तुम लोगों की बुक में लिखा होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल बोलो चाहे अनगिनत हल बोलो, अनेक हल का मतलब क्या है? ढेर सारा हल। अनगिनत हल का भी मतलब तो वही है, ढेर सारा हल। ढेर सारा हल कब मिलता है? जब दोनों रेखाएं, ये जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे को अनगिनत बार काटें। तो अनगिनत बार अगर काटती हैं अगर दो रेखाएं एक दूसरे को, तो उनमें ये अप्लाई होता है, ये आता है अपने आप। अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है तो वो अनेक बार काटेंगी। ठीक है, तो इतना अब मैं नहीं डिटेल में जाऊंगा ताकि काट के भी दिखाऊं कि कहाँ कहाँ काट रही है। तो उतना पढ़ना है तो फिर ऑफलाइन क्लास में ही चल पाएगा, या फिर जब हम उस चैप्टर को लेके चलेंगे वीडियो में तो डिटेल में बात की जा सकती है। यहाँ पे मैं बस कंडीशन बता रहा हूँ कि अगर अनगिनत हल या अपरिमित रूप से अनेक हल बोलता है तो हमको लिखना है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या है? भाई जो लोग पढ़े होंगे स्कूल वगैरह में ये वाला चैप्टर उनको तो समझ में आ रहा होगा क्या है। जो लोग नहीं पढ़े उनके लिए मैं बता देता हूँ एक बार, A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है। तो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण होते हैं, ये तो मैंने क्वेश्चन ही लिखा है, हम लोग सोल्यूशन यहाँ से कर रहे हैं नीचे से इसके। ये क्वेश्चन में जो समीकरण दिया है उसको मैंने लिखा है, सोल्यूशन यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, ये कंडीशन है। तो जो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनको लिखने का तरीका होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और एक होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन नहीं, दोनों समीकरण हैं, ये दोनों समीकरण इस रूप के अगर हम बना दें तो इसमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 जो दिख रहा है इन दोनों की तुलना करा के इन दोनों से निकाल लेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो देखो ये जो दोनों समीकरण इनमें राइट साइड में 0 है, एक में तो 0 है, ठीक है, एक में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, लेकिन पहले वाले में जो पहला समीकरण है उसमें राइट साइड में 0 नहीं है। तो राइट साइड में 0 लाने के लिए राइट साइड में जो भी है उसको लेफ्ट साइड में भेजोगे। तो क्या होगा, देखो इसको लिख लेते हैं 10x को, प्लस 5y भी लिख लेते हैं, ये वाला प्लस a है बराबर के इधर आएगा माइनस a हो जाएगा, माइनस 5 है बराबर के इधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। दूसरा क्या है, 20x प्लस 10y माइनस a इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना इससे कराएंगे और समीकरण 2 की तुलना इससे कराएंगे, और जब तुलना कराएंगे तो हमको A1 B1 C1 और A2 B2 C2 मिलेगा और उसको वहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, पढ़ना है, तुमको पढ़ाना है मुझको, तो तुम आराम से बैठ के पढ़ो, गर्मी मुझे हो रही है। देखो समीकरण 1 की तुलना हम इस वाले से करवा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो x का गुणांक A1 है और इस समीकरण 1 में देखो x का गुणांक 10 है, तो A1 बराबर कितना हो गया 10। यहाँ पे y का गुणांक B1 है, यहाँ पे y का गुणांक 5 है, तो B1 बराबर कितना हो गया 5। देखो इसी में बाण मार रहा हूँ इधर उधर से, कंफ्यूज नहीं होना है। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, बाद में कंफ्यूजन करेगा। ऐसे सोचो B1 बराबर 5, C1 बराबर माइनस a प्लस 5, माइनस आएगा तो चिन्ह के साथ रखेंगे, तो ये हमारा C1 है, ये B1 है और ये A1 है। समीकरण 2 की तुलना इससे कराओगे तो x का गुणांक यहाँ पे 20 है, यहाँ पे A2 है, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा 20। उसी तरह ये B2 हो जाएगा क्योंकि इसमें y2 के गुणांक b है और यहाँ y का गुणांक b2 है और यहाँ y का गुणांक 10 है,
यहाँ C2 है, यहाँ हमारा माइनस ए है, तो C2 बराबर माइनस ए हो जाएगा। अब सिंपल सब इसमें रखो, A1 बराबर हमारा कितना है 10, तो A1 की जगह क्या रख देंगे 10, बटे लगाएंगे। A2 का मान कितना है 20, A2 का मान कितना है 20, तो 20 रख देंगे, बराबर का चिन्ह है बराबर लगाएंगे। B1 का मान कितना है, B1 का मान हमारे पास है 5, तो 5 रख देंगे, बटे B2 का मान हमारे पास कितना है, ये B2 का मान, यहाँ देखो y का गुणांक 10 है, तो B2 हमारा 10 हो जाएगा, बराबर C1 हमारा क्या है, ये C1 है, और इसमें ये C1 की जगह है -a + 5 बटे ये हमारा C2 है, क्योंकि यहाँ C2 है और इसकी तुलना हम इससे करवा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा C2। अब इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है, ये 1/2, ये भी 5 × 5 5 दूनी 10, 1/2, ये दोनों तो सेम है, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बराबर कैसे करेंगे, -a का 1 में गुणा करेंगे, -a = 2 का -a में करेंगे -2a, फिर 2 का 5 में करेंगे तो +2 5 जा 10, -2a इधर आएगा तो +2a, -a = 10, 2a में से a घटाएंगे, a बचेगा = 10, तो हमारा a बराबर आ गया 10। ये 10 का आने का मतलब है कि अगर हम a की जगह 10 रख देंगे तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब चेक कर लो विकल्प कौन सा है, 10, वही हमारा सही हो जाएगा। तो मैं देख के बताता हूँ विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही है। विकल्प नंबर सी हमारा यहाँ पे सही है, क्योंकि a बराबर कितना आ गया 10, तो हम लोग विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही कर देंगे। ठीक है, और चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 21। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 22 की, और यहाँ से ऐसे बाउंड्री बना देते हैं ताकि हमको पता चले कि कहाँ से कहाँ तक 1 है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ रखा है क्वेश्चन नंबर 1। अब इस टाइप के अगर क्वेश्चन और मिलते हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन और मिलते हैं तो क्या होगा, आराम से कर लेंगे, क्योंकि एक पे अच्छे से बात कर लिया गया है कि कैसे लगाना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, शायद इसी टाइप का भी है। तो क्वेश्चन नंबर अगला बोले तो 22 इधर शो कर रहा होगा, पढ़ो, मैं इधर से पढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो कह रहा है समीकरण निकाय x + 2y = 3। एक समीकरण दिया है x + 2y = 3, और दूसरा समीकरण दिया है 5x + ky = 15। 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों समीकरण का अनगिनत हल होने के लिए k का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में हमको किसका मान ज्ञात करना है, k का। इस क्वेश्चन में हमको मान ज्ञात करना है k का। कैसे ज्ञात होगा, k का मान ये जो दिख रहा है ना k, इसी का मान ज्ञात करना है। मतलब k की जगह ऐसा क्या रख दें कि इन दोनों के फिर अनगिनत हल हो जाए। अनगिनत हल कैसे होंगे, क्या रख दें यहाँ पे कि इनके अनगिनत हल हो जाएं। तो अब सोचते क्या है, निकाल देते हैं डायरेक्ट अनगिनत हल। इसमें भी तो था सेम क्वेश्चन, ये भी है, बस इसमें a था, इसमें k है। तो पहले क्या करेंगे, सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करनी है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, पहले हमको पता है कि राइट साइड में 0 होना चाहिए, यहाँ से समझ में आया था, राइट साइड में 0, इधर 0 करते हैं। तो x + 2y + 3 है, इधर आएगा -3 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया। इसको लिखेंगे 5x + ky + 15, इधर आएगा तो -15 = 0, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों में क्या किया जाए, तो सब सिंपल पता है, x के बगल में a1 होगा समीकरण 1 में, समीकरण 1 की तुलना कराते हैं इससे। x के बगल में a1 होगा, y के बगल में b1 होगा और c1 अकेला होगा। तो x के बगल में कुछ नहीं है 1, ये a1 होगा, ये b1 होगा और ये c1 होगा। तो मैं ऐसे गोला बना के लिख देता हूँ, ये क्या है हमारा a1, ये क्या है हमारा b1, ये क्या है हमारा c1। ध्यान रखना माइनस आएगा तो माइनस को साथ में लेना है।
ये हमारा क्या है A2, ये हमारा क्या है B2 और ये हमारा क्या है C2। तो यहाँ से उठाओ वहाँ पटको। A1 का मान है 1 बटे A2 का मान है 5 बराबर है, बराबर लगाएंगे। B1 का मान है 2 तो 2 लिख लेंगे। B2 का मान है K तो K लिख लेंगे। बराबर लगा है, बराबर लगाएंगे। C1 का मान है -3 बटे C2 का मान है -15। माइनस से माइनस उड़ गया, 3 × 5 = 15। तो ये भी 1/5, ये भी 1/5। उधर गोजाया है उसको छोड़ो, इन दोनों में बात करवा देते हैं। K का 1 में गुणा होगा K, अब 5 दूना 10। K बराबर अगर तुम 10 रखते हो यहाँ पे तो इसके अनगिनत हल मिलेंगे। ठीक है, अगर K बराबर 10 रखते हो तो इसके क्या मिलेंगे अनगिनत हल। तो इसका फायदा देखें, ये इतना में लगा, ये उसके आधे में लगा। अब इसके बाद और क्वेश्चन आएगा कोई तो वो और छोटे में लग जाएगा। तो एक क्वेश्चन पे अच्छे से बात करने के बाद दूसरा क्वेश्चन आसानी से लगता है, कम लगता है टाइम उसको लगाने में। तो इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन पे डिटेल में बात कर रहा हूँ, और इसीलिए 10 क्वेश्चन ही हो पा रहे हैं एक वीडियो में। नहीं तो मैं चाहता तो जल्दी जल्दी ये सही है वो सही है करवा के एक वीडियो में 25-30 क्वेश्चन करवा देता। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको केवल डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब मेरे बार बार डिटेल में पढ़ने से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी कि डिटेल में बोल बोल के डायरेक्ट फार्मूला बता दिए अपन अनगिनत हल के लिए। तो अरे भाई साहब मिलो तो कभी इस टॉपिक पे हमसे, फिर बात करेंगे कि क्यों अनगिनत हल के लिए ये कंडीशन आती है। ठीक है, अभी यहाँ मैं डेरिवेशन करवाने चलूँगा, प्रूफ बताने चलूँगा तो टाइम बहुत निकल जाएगा, तब पता चला कि एक ही क्वेश्चन एक वीडियो में होगा। तो ऐसे नहीं, अभी अनसॉल्व कर रहे हैं तो अनसॉल्व की तरह हल करते हैं। बस इतना पता रहे कि अगर अनगिनत हल वाला क्वेश्चन आ गया तो हम ये कंडीशन लगा सकते हैं। मैंने डायरेक्ट हल नहीं बता दिया ऐसा कि डायरेक्ट आंसर 10 आएगा 2 लाइन में, इस पे बात किया गया है कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 सबको समझ में आ चुका होगा। विकल्प चेक कर लेते हैं कौन सा सही है। 22वां में हमारा विकल्प है बी। 22वां में हमारा विकल्प है बी, तो इसमें हमारा विकल्प नंबर बी जो है वो करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, पढ़ो वहाँ से। हम तो यहीं से पढ़ेंगे, डिजिटल बोर्ड थोड़ी है कि वहाँ पे हमको दिख रहा होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो क्या है, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का खाली स्थान होता है। अनेक अद्वितीय कोई हल नहीं है, इनमें से कोई नहीं। देखो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अभी मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा था, एक बार काटेगी एक हल, 2 बार काटेगी 2 हल, ये रेखा का ही समीकरण है। एक बार काटेगा एक हल, 2 बार काटेगा 2 हल, 3 बार काटेगा 3 हल, अनगिनत बार काटेगा अनगिनत हल। इसमें क्वेश्चन में बोला एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब एक बार काट रहा है, एक बार काट रहा है तो एक हल मिलेगा। अब कहोगे ऑप्शन में तो एक हल लिखा ही नहीं है, तो एक हल जो होता है उसको अच्छे से तनी लिख दिया है। उसमें लिखा है पहला विकल्प अनेक हल, यहाँ से देख सकते हो। पहला विकल्प लिखा है अनेक हल, दूसरा लिखा है अपरिमित हल, तीसरा लिखा है कोई हल नहीं, और चौथा लिखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो अपरिमित रूप से हल लिखा है वही हमारा विकल्प सही है, अपरिमित हल। मतलब अपरिमित हल का मतलब है अपरिमित रूप से एक ही हल होगा। तो इसमें जो विकल्प बी हमारा है वही करेक्ट होगा, क्योंकि रेखा एक बार प्रतिच्छेद कर रही है तो एक ही हल मिलेगा। तो अनेक नहीं होगा या एक भी नहीं होगा, एक बार काटा है तो एक हल होगा। ठीक है, उसमें जो तीसरा विकल्प है उसमें बोला एक भी इनमें से मतलब कोई हल ही नहीं है ऐसा बोल दिया है, तो वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, अगर रेखाएं प्रतिच्छेद ही नहीं करती, दोनों समांतर हो जाती, तब कोई हल नहीं मिलता। ठीक है, तो एक बार प्रतिच्छेद करा तो अपरिमित हल मिलेगा। अपरिमित मतलब एक हल, अपरिमित रूप से अनेक। यहाँ पे ज़्यादातर देखोगे बुक बुक में लिखा रहेगा अपरिमित रूप से एक हल, इसमें नहीं लिखा है लेकिन तुम लोग लिख सकते हो चाहो तो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 मतलब कि 24 स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, पढ़ो, मैं इधर से पढ़ रहा हूँ।
गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसके कारण हालत ख़राब है। क्वेश्चन नंबर 24 और जो अपरिमित हल में बार बार बोल रहा था वो अद्वितीय हल है। केवल एक अद्वितीय हल, भूल गया था मैं, अद्वितीय हल लिख लो उसको। याद ही कभी रहा होगा, अद्वितीय हल लिखा है, मैं अपरिमित गलती से बोल दिया हूँ, अद्वितीय हल रहेगा। ठीक है, अपरिमित मतलब वो अनेक हो जाएगा, सही था। अपरिमित का मतलब अनेक, अद्वितीय का मतलब एक, ऐसे याद कर लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्नलिखित में कौन समीकरण x+2 और 3x-1 बराबर 0 का हल समुच्चय है? x+2 और 3x-1, x+2 और 3x-1 = 0। ये जो दिया है इसका समुच्चय हल पूछ रहा है। अब बोलोगे समुच्चय क्या होता है, हम लोग तो 10 में पूरा सिलेबस खत्म कर चुके हैं, समुच्चय के बारे में पढ़े ही नहीं। तो समुच्चय 11 का चैप्टर है, इसमें बस समुच्चय का मतलब है यक्स के जितने भी मान आएंगे उसको महिला कोष्टक में करके लिख दो, समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यक्स के मान निकालते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो गुणे का चिन्ह है, तो जब ये इधर से इधर जाएगा भागे में हो जाएगा, तो भागे में हो जाएगा तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0, तो बचेगा क्या, x+2, ये इधर जाके 0 हो गया तो बराबर 0, तो x बराबर -2। अब इसी के साथ थोड़ी नाइंसाफी हो सकती है, यही थोड़ी इधर जाके 0 हो सकता है, ये भी तो जा सकता है, ये भी तो इसके साथ गुणे में है, ये जो है ये इसके साथ क्या है, गुणे में, ये भी इसके साथ गुणे में, ये भी गुणे में। एक बार इसको भेज दिया, अब इसको भेज देते हैं तो ये उधर जाके 0 होगा तो इसके बराबर 0 हो जाएगा। 3x-1 = 0, तो 3x = +1 और x = 1/3। तो एक x का मान a आया और एक x का मान ये आया। इसका समुच्चय हल लिखना है, तो समुच्चय हल लिखने के लिए 1 मिनट में देख लेता हूँ थोड़ा ये शो कर रहा है कि नहीं कैमरे में, नहीं कर रहा है। x बराबर 1/3 है, ये मैं लिखा हूँ x बराबर 1/3, तो x बराबर जो 1/3 है उसको इधर लिख देते हैं, 3 गुणे में उधर जाएगा भागे में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। तो x के दो मान आए, एक -2 आया और एक आया 1/3। तो इसको महिला कोष्टक में करके लिखा होगा किसी विकल्प में, चेक कर लो कौन से विकल्प में लिखा है -2 कामा 1/3। तो विकल्प नंबर बी में लिखा है, विकल्प बी यहाँ से देख सकते हो, विकल्प नंबर जो बी दिया है उसी को हम सही मानेंगे। क्यों, क्योंकि उसी में तो दिया है -1 का -2 और 1/3, तो विकल्प नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको भी पहले पैक करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, क्वेश्चन नंबर 23, 23 बोल रहा हूँ, यहाँ से 22 देखा तो वहाँ 23 लिख दिया, इधर 24 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आपको इधर नहीं शो कर रहा होगा, इधर शो कर रहा होगा। ठीक है, 1 मिनट में क्वेश्चन को इधर से इधर उठाता हूँ, फिर जाके इधर शो करेगा। तो अब शो कर रहा होगा उधर, मैं क्वेश्चन अपना इधर रख रहा हूँ, मैं इधर से बोलूँगा, तुम लोग उधर से देखना और सुनना। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, करा निम्नलिखित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 बराबर 0 के मूल होंगे। एक समीकरण दिया है x² - 5 = 0, x² - 5 = 0। अब इसके मूल की बात बोला है, मूल मतलब वही x के मान, ये जो -2 और 1/3 आए हैं ये भी इस समीकरण के मूल है। उसी तरह इस समीकरण के भी मूल आएंगे 2 ठे, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है। तो इन मूलों का कई नाम है, इनको मूल ही बोला जाता है, x के मान को एक शून्यक भी बोला जाता है, मूल तो बोला ही जाता है, इनको शून्यक भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन में जो बोल देगा उसके हिसाब से चलना है, और दोनों का मतलब एक ही होता है, मूल बोले या शून्यक दोनों का सेम मतलब है। तो अब इसका मान निकालते हैं, इसके मूल निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या है। 4 विकल्प दिया है, शायद पूर्ण संख्या लिखा है, पूर्णांक लिखा है, परिमेय अपरिमेय चार्ट दिया है। ठीक है, तो पहले निकालते हैं फिर बात करते हैं क्या है। तो x² रोकते हैं, -5 इधर जाके +5, स्क्वायर हटाएंगे इधर लग जाएगी करड़ी। अब करड़ी में 5 सबको पता है, जो लोग पहले वीडियो देखे होंगे, कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ये करड़ी में 5 हमारी कैसी संख्या है,
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सिंपल सी बात है, अपरिमेय संख्या है तो जो अपरिमेय संख्या वाला विकल्प होगा वही सही होगा। कौन सा विकल्प है? विकल्प नंबर सी। इसका विकल्प नंबर सी करेक्ट होगा। करड़ी में 5 नहीं लिखा है लेकिन अपरिमेय संख्या तो लिखा है, तो वो हमारा सही होगा। छोटे छोटे सवाल हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26वां क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, शो कर रहा होगा स्क्रीन पे, पढ़ो उधर से, मैं इधर से पढ़ रहा हूँ। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो क्या होगा? चार में से चार विकल्प दिया है, कह रहा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अगर वास्तविक और समान हो तो क्या होगा? चार विकल्प दिया, उसी चारों में से कौन होगा सही? तो चेक करते हैं। पहले समीकरण में लिखता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है, इसके मूल वास्तविक और बराबर है। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा यहाँ पे, मूल अगर वास्तविक और बराबर हो तो उनके लिए कंडीशन होती है। तो 3 कंडीशन हमको मेन पढ़ना होता है। ये द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण वाला चैप्टर है तुम लोगों के बुक में, उससे क्वेश्चन है। उसमें 3 कंडीशन पढ़नी होती है। जैसे ये एक पढ़े ना, इसी टाइप के इसमें 3 होते हैं, उसी तरह इसमें भी 3 होते हैं। वो 2 चर वाला है, ये द्विघाती है। देखो इसमें वास्तविक और बराबर बोला है, तो वास्तविक और बराबर के लिए जो कंडीशन होती है वो मैं लिखता हूँ। तो वास्तविक और बराबर के लिए जो कंडीशन होती है लिखेंगे, चूंकि मूल वास्तविक, मूल जो है वो वास्तविक है और बराबर है, वास्तविक और बराबर है, इसलिए b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। अगर मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर केवल बराबर भी बोलता तब भी यही लेते, केवल वास्तविक बोलता तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन लग जाता, लेकिन दोनों बोला है तो हमको ये लेना है। बस इसी को हल कर दो, b² इक्वल टू 4ac हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें विकल्प क्या दिया थोड़ा उसको देखते हैं। अच्छा, विकल्प थोड़ा अलग दिया है, विकल्प में x का मान दिया है, तो ठीक है ना, बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, इतना तो होगा ना अगर मूल वास्तविक और बराबर होंगे। अब x का मान निकालना है तो एक श्रीधराचार्य सूत्र होता है, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपान 2a। अब ये जो करड़ी वाला पार्ट है ये तो 0 है, तो इसका काम खत्म। तो x बराबर बच क्या रहा है, माइनस b/2a। तो यही दिया होगा कोई विकल्प 26वां में। तो विकल्प नंबर हमारा सही है क्वेश्चन नंबर 26 में सी वाला, माइनस b/2a। विकल्प नंबर सी करेक्ट है। उधर दिख रहा होगा, मैं तो इधर से देख रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आया होगा। गर्मी के माले हालत तो एकदम ख़राब है, मत्थे से पसीना नहीं, गाल से, इधर से हर जगह से पसीना निकल रहा है। गर्मी का मौसम है और सिर के ऊपर लाइट जल रही है बड़ी बड़ी, उससे विद्युत ऊर्जा आ रही है हमारे ऊपर। ठीक है, तो बहुत गर्मी में बना रहे हैं ताकि इसका तुम लोग फ़ायदा ले सको। इसका फ़ायदा लो और इतना अच्छी तरह से लो कि पेपर में अच्छा नंबर लाओ। ठीक है, ये बोर्ड की तैयारी चल रही है, तो अभी मैं किसी टॉपिक को नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी अनसॉल्व पेपर ही चलेगा ये पूरा सत्र भर। ठीक है, अभी तो इस समय अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, अक्टूबर चल रहा है, आज शायद 8 अक्टूबर है। ठीक है, अब संडे का दिन है, 8 अक्टूबर है। तो आज वीडियो बन रही है, रात में 9-10 बज रहे होंगे, तो ये कल सुबह तक अपलोड हो जाएगी। ठीक है, 9 तारीख को। तो आप लोग आराम से देखना और अच्छे से देखना और अच्छे से तैयारी करना। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर अगला है 27, जो कि उधर शो कर रहा होगा, उसको पढ़ो, मैं इधर से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो क्या? कान बताया था अगर बराबर होंगे तब भी इसी को अप्लाई करना, अभी जस्ट इसके पहले ही बोला था
वास्तविक होंगे तो बस ग्रेटर देन आएगा, काल्पनिक होंगे तो लेस देन आएगा। ठीक है, इसमें बराबर बोला है, समीकरण सेम यही दिया है जो यहाँ पे था, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसके मूल बराबर हैं तो सिंपल कंडीशन है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अभी जस्ट ऊपर पढ़ के आए, अब ये लिखूंगा थोड़ी मैं, समझ रहा हूँ ना, ऊपर लिखा है फिर से लिखने की क्या जरूरत है, बहुविकल्पी प्रश्न है ना। तो माइनस 4ac इधर जाके प्लस 4ac हो जाएगा, तो b² इक्वल टू 4ac। अब जो भी विकल्प होगा वो सही होगा। विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी हमारा करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने के बाद देखो, छोटे कितना जल्दी लग जाए, ये भी तो छोटा ही था, बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन एक चीज़ यहाँ जो पता चली थी उसी का यूज इसमें भी हो गया। तो ये फायदा रहता है क्वेश्चन पे अगर अच्छे से टाइम दे दिया जाए तो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, जो कि शो कर रहा होगा स्क्रीन पे, मैं इधर से पढ़ रहा हूँ। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के लिए b² लेस देन 4ac हो तो मूल होंगे वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान, वास्तविक नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो 3 ऑप्शन दिया है हमारे लिए जरूरत वाला, वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान, और दिया एक जो हमारे पास विकल्प दिया है वो है तीसरा वाला, वास्तविक नहीं, मतलब वास्तविक नहीं तो काल्पनिक होगा। ठीक है, माइक का तार फंस गया, चलो देखते हैं इतना में ही मैनेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में जो समीकरण है हमारे पास वो यही है, 20 ax², ये a लिखा है, कितना मजा आता है मिटाने में, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये समीकरण है। और इसमें कंडीशन बता दिया है कि b² माइनस 4ac लेस देन 0, नहीं कुछ और बोला है, b² लेस देन 4ac, यहाँ पे लेस देन नहीं लगाया है, देखो क्वेश्चन कितना जुगाड़ से बनाया, लेस देन यहीं पे लगा दिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसके मूल कैसे होंगे, थोड़ा टरक जा रहा है, वेट कर लेते हैं, या अब पढ़ते हैं। b² लेस देन 4ac दिया है, तो पूछ रहा है ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूल कैसे होंगे। तो सिंपल सी बात है, ये 4ac हटाना है। तो अब लड़के गलती क्या करते हैं, मैं तुम लोगों की गलती यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लेना, ये गलती है, ये मैं सवाल हल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से हमारा आंसर नहीं आएगा, ये तुम लोग जो गलती करके आओगे वो मैं लिख रहा हूँ। तुम क्या करोगे, कहोगे b² है प्लस 4ac है, इधर आएगा माइनस 4ac, लेस देन का चिन्ह लगा लेते हैं, इधर कुछ नहीं बचा 0। अब b² माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो इसके मूल काल्पनिक होते हैं, इसके मूल क्या होते हैं, काल्पनिक। अब कहोगे ये तो वास्तविक है नहीं, ये तो काल्पनिक हो गया, और विकल्प नंबर सी टिक करके आ जाओगे और गलत हो जाएगा, क्योंकि ये काल्पनिक है ना तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, ये काल्पनिक है तुम्हारे हिसाब से, लेकिन ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है और असमान है। वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और बराबर होगा तो b² माइनस 4ac 0 होता है। ठीक है, अगर वास्तविक और असमान होगा तो ग्रेटर देन का साइन आता है। तो अब देखो यहाँ तो लेस देन आया तो इसलिए काल्पनिक बोल रहे हो, ग्रेटर देन कैसे आएगा, अब इस पे बात करते हैं। पहले बाउंड्री खींच देते हैं ताकि पता चले कि कहाँ से कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन को हल किया है। तो इसी को मैं, अब ये तुम्हारी गलती लिखी गई है, अब मैं अपने तरीके से बताता हूँ। हमारा है b² माइनस 4, नहीं माइनस नहीं है, बार बार माइनस आ जा रहा है, 4ac, b² लेस देन 4ac, ये दिया है। तो अब एक बात याद रखना कि जब ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आता है तो हम डायरेक्ट बराबर से इधर नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे, अगर हमको इधर 0 चाहिए, क्योंकि इधर या तो 0 के बराबर होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 0 से छोटा होगा, दो ही कंडीशन हो सकती है, 3 कंडीशन, या तो बड़ा या तो छोटा या तो बराबर 0 के। तो हम क्या करेंगे, इधर से इसको हटाना है, इधर माइनस 4ac अगर कहीं से आ जाए तो ये कट जाएगा और इधर 0 हो जाएगा। अब हम केवल इसी की तरफ माइनस 4ac नहीं लिख सकते, अगर जब हम कुछ भी इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे तो वो दोनों पक्षों में, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में
4ac घटाने पर, तो घटाएंगे तो इधर वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि 4ac है, 4ac में से 4ac घटेगा तो 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, दोनों पक्षों में घटाना है ना, तो b स्क्वायर में भी 4ac घटाएंगे और इधर भी। और एक बात याद रखना, जोड़ते तो ये चिन्ह ऐसा का ऐसा रहता, घटा रहे हो ना तो ये उल्टा हो जाएगा, अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, अगर ये ऐसे है तो ऐसे हो जाता। ठीक है, 4ac लिख लेते हैं, फिर माइनस 4ac घटाना है ना, अब ये कट गया, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब अगर ऐसा होता है तो मूल हमारा वास्तविक और असमान होता है, वास्तविक और असमान। अगर यहाँ पे केवल वास्तविक भी दिया रहता तब भी हम उसी पे ट्रिक मारते, बराबर वाले पे नहीं करते। तो हमारा विकल्प नंबर है ए, वास्तविक और असमान। यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, बस ये 29 और एक लास्ट 30 बचा है, फिर आज के वीडियो को ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद होगा। एक समांतर श्रेणी दिया है 10, 4, नहीं 7, 4 दिया है, 10, 7, 4, फिर डॉट 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 का 30वां पद हमसे पूछा है, 30वां पद। अगर नहीं दिख रहा है ये पद लिखा हूँ मैं, ठीक है, दिख भी नहीं रहा तो दिमाग में रखो ये पद लिखा है, हमको 30वां पद बताना है। समांतर श्रेणी तो कुछ लोग पढ़े होंगे इसमें, कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे, तो दिक्कत ये है कि ये है का 10, 7, 4 लिखा क्यों है, इसको देख के क्या पता चल रहा है। तो देखो इसमें पद का मान पूछ रहा है, 30वां पद, ठीक है। तो कोई भी पद अगर हमको निकालना होता है तो हमको कुछ नहीं करना होता है, बस एक फार्मूला ध्यान में रखना होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ किसी किसी की बुक में an लिखा होगा तो दोनों करेक्ट है, मैं Tn लेके चल रहा हूँ। अब a क्या है, n क्या है, d क्या है, Tn क्या है। तो ये जो Tn लिखा है ये n वां पद है, n वां पद। अगर n का मान 10 होगा तो 10वां पद, 20 होगा तो 20वां पद, 40 होगा 40वां पद, और यहाँ 30 है तो n की जगह 30 रखोगे 30वां पद। a जो होता है ये होता है प्रथम पद, और n क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। जैसे यहाँ 30वां पद बोला है तो इसमें 30 पद होंगे कुल, तो n की जगह 30 रख देंगे। d जो होता है ये होता है सार्वंतर, इधर लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये है सार्वंतर। ठीक है, तो सबके बारे में तो मैंने बता दिया। आप खोजेंगे कैसे कि n वां पद क्या है, n वां पद का मतलब यहाँ 30वां पद निकालना है, तो यहाँ 30 रख देंगे तो 30वां पद हम ज्ञात करेंगे, मतलब यहाँ T30 हमको ज्ञात करना है। 30वां पद का मतलब हमको T30 ज्ञात करना है। a का मान दिया 10, a बराबर कितना दिया है 10, कहोगे कैसे पता, तो a प्रथम पद है, इस श्रेणी का पहला पद 10 है तो a बराबर 10 हो गया। n है चौथा पद पूछा है, पदों की संख्या मतलब 30वां पद पूछा है तो 30 पद होंगे, तो n बराबर हो गया 30, और d जो सार्वंतर है बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे, या तो इसमें से इसको कर लो या तो इसमें से इसको, तो 7 माइनस अगर 10 करेंगे तो d बराबर आ जाएगा -3। अब सिंपल इसी फार्मूले पर रखो, तो Tn की जगह T30 रखना है, n बराबर 30 रखोगे T30 हो जाएगा, और यही ज्ञात करना है। a का मान है हमारा 10, n का मान है हमारा 10 के बाद प्लस लगाएंगे, n का मान है हमारा 30 लिख देंगे, -1 इंटू डी का मान है -3। अब बस हल कर देना, आंसर आ जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 घटेगा 29 गुणे -3, तो T30 इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस गुणे माइनस माइनस होता है, इसको जोड़ेंगे गुणा करेंगे 3 9 27 के साथ, 3 दूना 6, 6 2 80 8 हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो T30 हमारा आ जाएगा -76।
7। अब ये जो भी विकल्प होगा वो सही होगा, तो थोड़ा सा चेक करते हैं। विकल्प नंबर है बी, -77 दिया है, तो इसमें जो विकल्प बी है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं क्या है। अगर इसी टाइप का होगा तो मैं छोड़ दूंगा तुम लोगों के लिए, अगर थोड़ा सा अलग भी हुआ तो मैं बता दूंगा उधर कहीं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है। समांतर श्रेणी -3 -1/2 और 2 का 10वां पद है। सेम यही क्वेश्चन है, बस यहाँ के जगह कुछ और हो गया, यहाँ कुछ और हो गया, यहाँ कुछ और हो गया। सेम फार्मूला लगाना है, तो ये तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। सेम इसी टाइप का है तो तुम लोग लगा सकते हो। प्रैक्टिस करना नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें मैं बता दूंगा क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, बाकी उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, और एक चीज़, क्वेश्चन नंबर 30 जो मैं तुम लोगों के लिए दे रहा हूँ उसमें विकल्प शायद से गलत दिया है, 4 विकल्प दिया है। हो सके तुम्हारा जो आंसर आएगा वो किसी में ना हो, शायद तुम लगाओ तो 39/2 अगर आता है तुम्हारा तो सही है। ठीक है, मुझे कंफर्म याद नहीं है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 30वां का। अगर 39/2 भी आता है तो मान लेना कि सही है, क्योंकि विकल्प शायद इसमें गलत दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो एक बार इस पूरे का स्क्रीनशॉट लो, मैं फिर एक बार इस पे क्वेश्चन लाता हूँ सब, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो हो चुका होगा। अब एक बार पूरा क्वेश्चन इस पे आ रहा है, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं। तो हो चुका होगा। तो आज हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। मैं कोशिश करता हूँ डेली वीडियो अपलोड करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि इधर थोड़ा गर्मी का मौसम है और बारिश वारिश हो जाती है, कभी कभी लाइट गड़बड़ हो जाती है, इसलिए नहीं हो पाता है। तो आगे चल के कोशिश रहेगी कि रेगुलर वीडियो अपलोड करें, या फिर आने वाले समय में अगर तुम लोगों का सपोर्ट रहा अच्छा खासा तो लाइव पे ही डिस्कशन करेंगे पूरा। ठीक है, लाइव पे पूरा बहुविकल्प भी ख़त्म कर देंगे, अनसॉल्व पेपर भी ख़त्म कर देंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है, वो तो आने वाला समय है। मेहनत करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा। वैसे ही तुम लोग भी मेहनत करो अनसॉल्व पे, ताकि पेपर में फल देखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में बेल आइकन बन के आएगा उसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।